सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है चिपको आंदोलन की। देखो, ओरिजिनली चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1730 एडी में। 1730 एडी में जोधपुर में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उस समय जोधपुर के राजा को एक महल बनवाना था और महल को बनाने के लिए चूने को जलाने की आवश्यकता थी। राजा ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि चूने को जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, आप जंगल में जाइए और लकड़ियों को काट के आइए। तो राजा के सिपाही पहुंचे खेजड़ली विलेज में और पेड़ों की कटाई करने लगे। लेकिन खेजड़ली विलेज में बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। बिश्नोई समाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि 29 रूल्स को फॉलो करते हैं। बिश्नोई का मतलब है 20+9 यानी 29 रूल्स को फॉलो करते हैं। और 29 रूल्स में से एक रूल है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से प्रेम। तो जैसे ही राजा के सिपाही पेड़ों की कटाई कर रहे थे खेजड़ली विलेज में, अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला पेड़ से लिपट गई, चिपक गई और उन्होंने राजा के सिपाहियों को मना किया कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन पेड़ को नहीं काटने दूंगी। तो उनकी जान चली गई थी पेड़ों को बचाने के चक्कर में। और उनकी जान जाने के बाद ये जो खबर थी वो आसपास के बिश्नोई विलेजेस में आग की तरह फैल गई। उसके बाद कम से कम 360 के आसपास बिश्नोइयों ने अपना सेक्रीफाइस दिया पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये थी ओरिजिनल चिपको मूवमेंट। और मॉडर्न इंडिया में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई 1973 में। 1973 में आज का जो उत्तराखंड है, उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज उत्तराखंड में आता है। 1973 से पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काफी ज्यादा एक्टिव थी, दसोली ग्राम स्वराज संघ। यह कोऑपरेटिव सोसाइटी एश ट्रीज यानी अंगू के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट्स, टूल्स, औजार वगैरह बनाती थी। तो इससे दो फायदे होते थे। एक तो लोकल लोगों को रोजगार मिलता था, दूसरा अंगू के पेड़ की लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत होती है और काफी ज्यादा हल्की भी होती है, इसलिए पहाड़ों में बहुत ज्यादा यूज होता है एश ट्रीज यानी अंगू के पेड़ की लकड़ी का। लेकिन 1973 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ को मना कर दिया और कहा कि हम आपको टेंडर नहीं देंगे, आप एश ट्रीज की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। अब देखो, पहले गांव वाले और चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोग जो फॉरेस्ट के आसपास एरियाज में रहते थे वो पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो उनकी तो एक अकाउंटेबिलिटी भी होती थी फॉरेस्ट के प्रति, तो वो फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते थे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1973 में टेंडर दे दिया साइमंड नाम की एक कंपनी को। साइमंड नाम की एक कंपनी स्पोर्ट्स यानी खेलकूद का सामान बनाती थी। अब साइमंड्स कंपनी के जो ठेकेदार थे वो 1973 में पहुंचे केंद्रेनी विलेज में। जो केंद्र था, मूल केंद्र चिपको मूवमेंट का, वो था केंद्रेनी विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट का केंद्रेनी विलेज। और केंद्रेनी विलेज में पेड़ों को काटने लगे। तो देखो, इन ठेकेदारों की तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं फॉरेस्ट के प्रति, ये तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करने लगे। तो केंद्रेनी विलेज के लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और जो महिलाएं थी वो पेड़ों से लिपट गई और बोली कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ों को नहीं काटने देंगे और पेड़ों की सुरक्षा करेंगे अपना बलिदान देके, सेक्रीफाइस देके। तो केंद्रेनी विलेज के बाद ये जो मूवमेंट थी आसपास के एरियाज में फैल गई और भारत के कई अन्य हिस्सों में भी फैली चिपको मूवमेंट। चांदी प्रसाद भट्ट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के चीफ थे, हमने बात की दसोली ग्राम स्वराज संघ, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमुख थे चांदी प्रसाद भट्ट, तो उनका एक अहम योगदान रहा चिपको मूवमेंट में। इसके अलावा सुंदरलाल भगुना, उनका भी एक अहम योगदान रहा चिपको मूवमेंट में। देखो, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको मूवमेंट के बारे में। तो फीचर्स पूछे जाते हैं मेंस में, जैसे फीचर्स क्या है, तो गांधीयन मूवमेंट थी, नॉन वायलेंट थी, डेवलपमेंट के तरीका जो था उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई, क्योंकि 1973 में ना डेवलपमेंट का नया नया मॉडल उभर रहा था। तो ये विरोध था, नए डेवलपमेंट के मॉडल के विरोध में ये मूवमेंट थी। खैर, अभी तो हम प्रीलिम की बात कर रहे हैं। प्रीलिम में यूपीएससी कई लिहाज से क्वेश्चन पूछ सकती है। चिपको मूवमेंट जो पुरानी वाली हमने डिस्कस की 1730 वाली, उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और 1973 में जो स्टार्ट हुई उसके बारे में भी पूछ सकती है। लीडर्स के नाम भी पूछ सकती है, सुंदरलाल भगुना, चांदी प्रसाद भट्ट। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इनसाइट के बारे में है। फुल फॉर्म है इनसाइट की, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। वैसे देखो, आमतौर पर यूपीएससी दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसीज के मिशन होते हैं उन स्पेस मिशंस के बारे में डिटेल से नहीं पूछती, बस कई बार मैच द फॉलोइंग करवा लेती हैं। जैसे ये मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है, ये मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है। तो उस लिहाज से आप ये जरूर याद रखिएगा, इनसाइट जो मिशन है वो नासा का है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? इस मिशन की सहायता से नासा मार्स के डीप इंटीरियर पार्ट्स को एक्सप्लोर करेगी।
इस मिशन से एक लैंडर उतरेगा मार्स पे और लैंडर उतर के मार्स यानी मंगल ग्रह के जो डीप इंटीरियर पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल मध्य प्रदेश के ब्लैक चिकन कड़कनाथ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मध्य प्रदेश के ब्लैक चिकन कड़कनाथ ने जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीत लिया है। तो अब किसी दूसरे पर्सन के द्वारा फर्जी तरीके से कड़कनाथ मुर्गे का इस्तेमाल करके अपने चिकन को बेचना आसान नहीं होगा। मेनली मध्य प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में मिलता है कड़कनाथ मुर्गा और कहा जाता है कि कड़कनाथ मुर्गे का जो मीट होता है काफ़ी फ्लेवर्ड होता है और प्रोटीन भरा होता है, इसलिए काफ़ी डिमांड है कड़कनाथ मुर्गे के चिकन की। वैसे तो देखो जीआई टैग्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन यूपीएससी ऐसे ही लिस्ट में से कोई प्रोडक्ट उठा के नहीं पूछेगी। रिसेंट में जो प्रोडक्ट्स सुर्खियों में होंगे या फिर जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला होगा उनके बारे में यूपीएससी डेफिनेटली पूछ सकती है। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए याद रखिएगा रिसेंट में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। चलते हैं आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी याद रखिएगा। पीआईबी से है ये आर्टिकल। कंटेक्ट तो सिंपल है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। आप ये बताइए कौन सी नदी पे है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी पर है नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहां पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2017-18 के बारे में है। इस सर्वे में पाया गया कि 68% हमारे देश में रूरल हाउस होल्ड्स यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 68% परिवार अब टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। यह सर्वे कंडक्ट किया गया था थर्ड पार्टी एजेंसी कांटार पब्लिक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि हम स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए पेमेंट तब रिलीज करेंगे जब आप एक सर्वे कंडक्ट करोगे ये पता लगाने के लिए कि फिलहाल स्टेटस क्या है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए थर्ड पार्टी एजेंसी कांटार पब्लिक के द्वारा यह सर्वे कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे में पाया गया कि 77 यानी 77% रूरल हाउस होल्ड्स यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 77% परिवार अब ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास टॉयलेट्स की एक्सेस हैं, और इन 77% परिवारों में से 93.4% परिवार ऐसे हैं जो टॉयलेट्स को रेगुलरली यूज भी करते हैं। केरला और मिजोरम ने इस सर्वे में टॉप किया, दो ऐसे स्टेट जहां पर ओपन डेफिकेशन 0% है, यानी 100% जो हाउस होल्ड्स हैं वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। और उत्तर प्रदेश और बिहार काफ़ी पीछे का स्थान प्राप्त हुआ इन दो राज्यों को नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे में। इन दो राज्यों में 44 यानी 44% से भी कम जो परिवार हैं रूरल इलाकों में रहते हैं वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। 11 ऐसे स्टेट्स या फिर यूटीज हैं जिनको अब ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, इन सबको ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है अब इस सर्वे के अनुसार। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2017-18 के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। पहले हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए, उसके बाद कल की डिस्कशन पर आधारित क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया चिपको मूवमेंट के बारे में, डिटेल से हमने समझा क्या थी चिपको मूवमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया इनसाइट, नासा का एक मिशन है मार्स के इंटीरियर पार्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। एमपी के ब्लैक चिकन कड़कनाथ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में है। पहला ऑप्शन ये है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस्टेब्लिश किया था 2009 में। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, मतलब 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है सरकार की नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। ये दूसरी स्टेटमेंट है। सोच लिया आपने? देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी नहीं है, सरकार की माइनॉरिटी हिस्सेदारी है। सरकार की 49% हिस्सेदारी है और 51% जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट ग्रुप्स की है, प्राइवेट कंपनीज की है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है और पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में है। दो स्टेटमेंट रखता हूं आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में। पहली स्टेटमेंट, इस प्रोग्राम में हमारे देश के जो 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर डेवलपमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ऑप्शन, इस प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग भी दी जा रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो आसान है, कल हमने डिस्कस किया था, आपको आता ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के अंदर 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की जा रही है और नीति आयोग के द्वारा बेसलाइन रैंकिंग जारी की गई। अब हर एक महीने ये 115 डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना डेटा सौंपेंगे कि क्या इन्होंने प्रयास किए डेवलपमेंट लाने के लिए, और उस डेटा के आधार पर नीति आयोग हर एक महीने इन 115 डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग में बदलाव लाएगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए माले डिक्लेरेशन के बारे में है। माले डिक्लेरेशन साउथ एशियन कंट्रीज की एक डिक्लेरेशन रिसेंट में सुर्खियों में थी। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था माले डिक्लेरेशन का? पहला ऑप्शन, साउथ एशियन कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, पायरेसी से लड़ने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, माले डिक्लेरेशन ने साउथ एशियन कंट्रीज के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक रोड मैप तैयार किया। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। देखो ये नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि हो सकता है कि ABC में आपको लग रहा हो कि जो A स्टेटमेंट है मैंने कहीं पढ़ी है, A स्टेटमेंट सही है, लेकिन D जो ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, वो डरा देता है कि हो सकता है कि सही ना हो, मुझे याद ना हो। तो इस सिचुएशन में कई बार हम क्वेश्चन सोल्व करते नहीं हैं। फिलहाल देखो माले डिक्लेरेशन का आंसर A होगा। साउथ एशियन कंट्रीज के डिक्लेरेशन है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए डिक्लेरेशन साइन की गई थी साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।